जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे 9 का हिस्ट्री, भौगोलिक खोजें, ज्योग्राफिकल रिसर्च। भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन और पुर्तगाल इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। इस समय जो भौगोलिक खोज हो रहे थे ना, तो स्पेन और पुर्तगाल जैसे देश जो थे वो पिछड़ते चले गए, पीछे होते चले गए और उसके जगह पर नए देश जो है ना वो जगह लेने स्टार्ट कर दी। जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, तत्पश्चात जर्मनी में इस दिशा में अधिक सफलता मिली। प्राचीन एवं मध्यकाल में भी यूरोप एवं एशिया के मध्यकाल इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था, परंतु विश्व में कोई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन के विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व का जो बचा हुआ भाग था उनका जुड़ाव नहीं था। जैसे जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य हिस्से। 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक एक यात्रा विवरणों यूरोपियनों की दक्षिण पूर्वी एशियाई समृद्धि का एहसास तो कराया था, लेकिन मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है। मतलब उस समय मिडावल पीरियड में जो लोग थे ना, तो उनको लगता था क्या कि पृथ्वी चपटी है। मतलब उसको ये लगता था कि अगर हम पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने पर जाएंगे तो हो सकता है, उनको डर था कि वो विलीन हो जाएंगे, जल में वो घुलकर मिलकर मर जाएंगे। समुद्र यात्रा अत्यधिक कष्टकुंज था, मतलब बहुत परेशानी था। जहाज छोटे थे उस समय और अनुसुरक्षित थे, वो सुरक्षित नहीं थे। गति एवं सुरक्षा के लिए वो हवा पर निर्भरता थे। कंपास या कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचक यंत्र के ज्ञान अभी तक नहीं हुआ था। अतः समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस विषम परिस्थितियों में नाविकों बोलते हैं फ्रेंड्स, जो जहाज चलाने वाले होते हैं ना उसे नाविक बोलते हैं। तो नाविकों एवं व्यापारियों द्वारा अटलांटिक जैसे महासागरों की यात्रा करना भी बहुत बहुत परेशान था, उसमें बहुत कठिन था। इसी बीच यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप मध्यकालीन मानसिकता से निकलने को उद्यत हुआ। 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूशलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर हुए धर्म युद्ध में यूरोप सामांत एशिया के नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुए। तो सामांती गौरव के मिद्र विभान से ग्रस्ती यूरोपियन दंभ टूटने लगा। उस समय जो 11वीं से 12वीं शताब्दी थी ना, तो जेरूशलम में युद्ध चल रहा था, धर्म युद्ध चल रहा था। तो उस समय जो अरब कंट्री थे वो जीत जाते हैं और जेरूशलम में जो ईसाई थे ना वो हार जाते हैं। तो उस समय के लोग जो थे ना यूरोपीय, वो बहुत अपने आप को कमजोर फील करने लगे, बहुत अपने आप को हार्डनेस फील करने लगे। धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपियनों की भी महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि को तैयार की। मध्य युग में जो मिडावल पीरियड में अरबों और तत्पश्चात उसके बाद जो है तुर्की ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया। जी हाँ फ्रेंड्स, अरब के बाद जो है ना तुर्की जो है ना एक ग्रेट ऑटोमन एम्पायर नाम से एक डायनेस्टी को कायम करता है। और इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्गों में होता था, परंतु 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोप व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा। जी हाँ फ्रेंड्स, 1453 ईस्वी तक कुस्तुनतुनिया में यूरोपियन लोगों का शासक था, लेकिन 1453 ईस्वी में ऑटोमन एम्पायर का जो सुल्तान था, सुल्तान महमद, वो 1453 ईस्वी में उसे जीत लेता है और यूरोपियन लोगों को जो है ना वो हरा देता है, क्योंकि तुर्की ने इस मार्ग के व्यापार के बदले भारी कर वसूल करना शुरू कर दिया था, जिसके हल ढूंढना यूरोपियनों के लिए आवश्यक था। अब जी हाँ फ्रेंड्स, तुर्की जो है ना जीत जाता कुस्तुनतुनिया को, तो वो भारी टैक्स लेने लगता है, जिससे जो उस समय के व्यापार थे ना, तो वो उनको बहुत बड़ा घाटा हो रहा था। यूरोपवासियों ने कंपास के ज्ञान अरबों से सीखा। जी हाँ फ्रेंड्स, यूरोपवासियों ने, जो यूरोप के लोग थे, उसने कंपास का ज्ञान जो है वो अरब से सीखा था। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परस्पर पद्धति की जगह खाचा पद्धति विकसित हुई, जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था, जो समुद्री अभियानों में काफ़ी सहायक था। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म का हल्के और तेज चलने वाला जहाज बनाया, जिसे कैरावल कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ से एक सवाल आ सकता है, तो ध्यान देंगे आप लोग कि सबसे हल्का चलने वाला जहाज जो है ना वो पुर्तगालियों ने बनाया था, जिसका नाम था जहाज का नाम था कैरावल। इसी क्रम में 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतिम यानी कि केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ से एक सवाल आएगा कि 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, और 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक साहसी नाविक, एक नाव चलाने वाला वास्को डी गामा था। जी हाँ फ्रेंड्स, वास्को डी गामा उत्तम आशा अंतिम होते हुए भारत के मलबार तट, जो
केरल में है स्थित, वहाँ तक पहुँच गया जहाँ आसानी शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया। जहाँ फ्रेंड्स तो बात करेंगे कि भारत का खोज किसने किया था, कब किया था, तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किया था। तो वो सबसे पहले भारत में केरल के तटीय इलाका में आया था, मारवाड़ के तटीय इलाका में। उस समय केरल का जो शासक था ना जमोरिन था जिसने उसका स्वागत भी किया। भारत के एक व्यापारी रहते थे, ठीक है फ्रेंड्स, अब्दुल मजीद थे। उसने वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में ही मुलाकात की थी और उसे सहयोग किया। भारत आने का सीधा मार्ग उसने ही दिखाया था। इससे यूरोपियनों की साहस में वृद्धि हुई। वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाई गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे में यूरोपीय बाजारों में बेचा गया। अमेरिकी अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी। यह फ्रेंड्स यहाँ जो वास्को डी गामा आए थे ना भारत, तो भारत से जो भी चीज़ वो यूरोप ले जाते थे तो वहाँ 26 गुना दाम में बेचा करता था, जिससे 1492 ईस्वी में कोलंबस ने प्राप्त किया। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ निवासियों को रेड इंडियन कहा। जी फ्रेंड्स, यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि रेड इंडियन क्यों कहा गया, क्योंकि फ्रेंड्स जो कोलंबस थे ना वो निकले थे भारत की खोज के लिए, लेकिन अमेरिका पहुंच गए थे। उन्होंने अमेरिका का नाम क्या कहा, ये रेड इंडियन कहा, क्योंकि वो उनका सोच था कि अमेरिका जो है ना वो भारत का ही एक हिस्सा है। बाद में स्पेन के एक नाविक थे अमेरिगो वेस्पूची ने दुनिया के विस्तार में ढूंढा और उसे महाद्वीप बताया, उसे एक कॉन्टिनेंट बताया। इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। 1519 ईस्वी में पैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ से एक सवाल आ सकता है कि किसने और कब पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया, तो 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया। यह धारणा पुष्टि हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं। तभी पता चला कि सारा समुद्र जो है ना वो एक दूसरे से जुड़ा है। आगे कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की, तो ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने ही की थी। साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों की भी पता लगाया। सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने के विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन के महारानी इसाबेला प्रमुख थी। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को ही हो चुकी थी। फ्रेंड्स, भौगोलिक खोजों के परिणाम क्या हुआ था, जब भौगोलिक खोजें हो रहा था तो उसका रिजल्ट क्या आया, तो उसका रिजल्ट हमको ये देखने को मिला कि जो व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा था, मतलब व्यापार करने का तरीका जो था ना उस पर कुछ हमको बदलाव देखने को मिला। और औपनिवेश साम्राज्यवाद का विकास हुआ, वाणिज्यवाद का विकास हुआ, ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ। जी हाँ फ्रेंड, क्योंकि ईसाई लोग पहले यूरोपियन में ही थे, बाद में वो एशिया आए तो उनका प्रसार हुआ। और दास व्यापार का भी विकास हुआ। भ्रांतियों की अंत और भौगोलिक ज्ञान की वृद्धि भी हुई। तो भारत में जो यूरोपीय कंपनी की स्थापना हुई थी ना, तो हम लोग जानेंगे कि भारत में जो यूरोपियन कंपनी सब आए थे तो कौन से कंपनी आए थे और कब आए थे, इससे हम लोग जानेंगे। तो पहले कंपनी थी पुर्तगालियों की कंपनी, तो पुर्तगालियों का आवागमन हुआ था 1498 ईस्वी में भारत में हुई थी। दूसरी कंपनी थी अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में भारत में आई थी। और तीसरी कंपनी थी डच कंपनी जो 1602 में भारत में आई थी। और चौथी कंपनी जो थी ना तो फ्रांसीसी कंपनी थी जो 1664 ईस्वी में भारत में आई। पांचवी कंपनी थी डेनिश की कंपनी 1616 ईस्वी में भारत में आई। और छठी कंपनी थी स्वीडिश की 1771 ईस्वी में भारत में भारत में आई थी। फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे और इसके अलावा क्या क्या परिणाम भारत में देखने को मिला। तो यूरोप विशेषकर इटली में नए नगरों का उद्भव विकास देखने को मिला। भूमध्य सागर के महत्व में वृद्धि हुई और पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। नौसैनिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई। फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़े हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए, भौगोलिक खोजें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियोस बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियोस बहुत अच्छा लगा तो पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।